Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. No. Good afternoon, sir. बच्चों टेस्ट कैसा हुआ? सर हमारा नहीं था आपकी अच्छा बार। अच्छा अच्छा नेक्स्ट वीक है, ठीक है ठीक है। मैं पिछले वीक के शेड्यूल के हिसाब से चल रहा था, मुझे लगा 12:50 पे है क्लास। मैंने भी सर आज 9:30 ज्वाइन की थी केमिस्ट्री की क्लास। मेरे को भी Yes, लगा sir. 9:30। हाँ जी, चलो बच्चों फिर शुरू करते हैं। यस सर। तो डिस्कशन थी आज करंट इलेक्ट्रिसिटी के एक्सरसाइज 2 की। फिर वो ये आपने हुई है बोला बच्चों? था ना इस वीक की इस लास्ट वीक क्लास में जो होगी। करेंगे। हाँ मैंने Last डेट नहीं class. बताई थी। यस सर। चलो कल करेंगे, ठीक है, अब डिसाइड कर ही लेते हैं अभी। ओके सर। ओके मैं सर। बच्चों कल करूंगा करंट इलेक्ट्रिसिटी एक्सरसाइज 2, ठीक है। ओके सर। इसमें आपको डी पार्ट दिया था मैंने होमवर्क। यस सर। Yes. हाँ जी बच्चों, एक्सरसाइज 0 डी पार्ट बच्चों। So third question. Third, आपको कहा large number of metal plates and mica sheets are given. Mica sheet is placed between two metal plates, then it becomes a capacitor of capacitance C. How many such plates will be required to make a capacitor of capacitance 5C? तो देखो यहाँ पे उसका कोई रोल नहीं है बच्चों कि वो मिका जो दिया हुआ है, माइका का कोई काम नहीं है। आपको तो सिर्फ आपको कहा है कि भाई हाँ जी प्लेट से कैपेसिटर बन रहा है, जब दो प्लेट से बना रहे हो तो सी बनती है, तो 5C कैसे बनेगी। तो हम दो प्लेट्स को जब यूज करेंगे बच्चों तो ये सी बन गई, ठीक है। अब 5C कैसे बनाई जा सकती है? पैरेलल में रख के। पैरेलल में रख के, तो हमें पैरेलल में ऐसे लगाने पड़ेंगे 5। अगर 5 हमने इस तरह पैरेलल में लगाए तो कितनी प्लेट्स यूज हो गई? 10। राइट। यस। आगे तो उसका आंसर 6 दिया हुआ है। हाँ मैं इसका आंसर 6 दिया होगा बिल्कुल। तो ये बच्चों इसलिए कि जैसे आप ये देखो, इससे देखो ये वाला जो अरेंजमेंट था, जैसे फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में हमने वायर्स का अरेंजमेंट इस तरह कर दिया ना कि सारे कैपेसिटर्स पैरेलल में हो गए। यस सर। तो और यहाँ पे कितनी प्लेट्स यूज हुई? 4।
3 कैपेसिटर्स को बनाने के लिए 4 प्लेट्स यूज हुई और बाकी तो हमने वायर्स के अरेंजमेंट से उनको सबको पैरेलल में कर दिया। Yes, sir. Yes, sir. तो वही लॉजिक वहां लगेगा थर्ड में कि यहाँ पे आप 5 कैपेसिटर बना दो। 5 कैपेसिटर बनाने के लिए 6 प्लेट्स यूज हो गई Yes, sir. एंड बाकी अब हम वायर्स का अरेंजमेंट करके ऐसा बना ही देंगे कि ये सारे पैरेलल में आ जाए। तो बस क्वेश्चन में एक्चुअली वर्ड लिखा होना चाहिए था, हाउ मेनी मिनिमम सच प्लेट्स विल बी रिक्वायर्ड, क्योंकि ऐसे तो आंसर 10 भी ठीक है बट Yes. 6 के लिए मिनिमम आएगा। ठीक है सक्षम, क्लियर? यस सर। सर सर जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें मैंने ऐसे किया था कि एक राइट साइड मैंने एक लंबी प्लेट रख दी थी। नहीं मतलब हमें ऐसे कहा हुआ है लार्ज नंबर ऑफ मेटल प्लेट्स, तो सारी प्लेट्स तो एक जैसी हैं। सेम लेनी है मतलब हमने। हाँ हाँ ठीक है सर। और कोई क्वेश्चन बचो इसमें? एक्सरसाइज 1 बच्चों No. करा है बच्चों काम की नहीं? Yes, sir. Yes, sir. किए सर। हाँ जी एक्सरसाइज 1 बच्चों। सर किया था सर होमवर्क। सर मेरे को लग रहा है कि आपकी आवाज मेरे को लेट आ रही है। बच्चों औरों को भी ऐसा लग रहा है क्या कि मेरी आवाज लेट आ रही है? No, sir. No, sir. नो सर। तो मैं एक बार रिजॉइन कर लेती हूँ। ठीक है चलो दिस इज डन बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। हम डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ रहे थे, उसमें मैंने क्या मेन बात समझाई थी बच्चों आपको डाइलेक्ट्रिक में पिछली बार? कहाँ तक किया था हमने? कौन रिवाइज करवाएगा? अगर हम पिछली क्लास को समराइज करें तो हमने ऐसे समझा था कि भाई अगर हम कंडक्टर से कंपेयर करें, भी चाहे कंडक्टर हो चाहे डाइलेक्ट्रिक हो, दोनों ही जब हम रख देते हैं एक जगह पे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर देते हैं। कंडक्टर तो इतनी कम ही कर देता है कि वो जीरो ही कर देता है। डाइलेक्ट्रिक जो है वो कम कर पाता है, जीरो नहीं कर पाता। उसका रीजन क्या है कि कंडक्टर के पास तो बहुत सारे फ्री चार्जेस होते हैं, तो वो तो अपने चार्जेस को मूव करवा के इस तरह से सेटिंग बना देता है कि वी फील्ड जीरो हो जाए। डाइलेक्ट्रिक के पास फ्री चार्जेस नहीं होते, उसके पास तो डायपोल्स होते हैं, तो वो तो सिर्फ उन डायपोल्स को अलाइन कर पाता है। तो डायपोल्स को अलाइन करने के कारण जो फील्ड है वो उतनी स्ट्रांग नहीं बन पाती कि वो जीरो कर पाए, तो वो कम ही कर पाती है। तो वो कितनी कम कर पाती है उसको हम ऐसे लिख देते हैं सीधा कि भाई जो डाइलेक्ट्रिक फील्ड कर देता है वो जो पहले वाली फील्ड है उसका 1/k टाइम्स कर देता है, राइट? E नॉट बाय k। k को हम कहते हैं एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। तो हमारे Yes. फोर्स वाले फॉर्मूला k कैसे यूज होगा बच्चों? फोर्स QE के बराबर हो जाएगी। नहीं मतलब जो दो वो वाला होता है k q1 q2 by r² वाला जो फॉर्मूला होता है 1/4 pi epsilon naught जी q, वहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होने से क्या फर्क पड़ेगा? फोर्स 1/k हो जाएगी। मतलब बस सीधी बात आपने क्या याद रखनी है बच्चों कि डाइलेक्ट्रिक के आने से क्या होता है कि हमारे जिस जिस फॉर्मूला में अभी तक एप्सिलॉन नॉट आ रहा था,
तो वहां पे अब एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा? K epsilon. Epsilon. एप्सिलॉन आ जाएगा, और एप्सिलॉन होता क्या है? K times of epsilon के naught. टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, या फिर एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। के और एप्सिलॉन आर एक ही बात है। अंडरस्टूड? Yes. और के की वैल्यू से कैसे पता चलता है कि वैक्यूम के लिए के 1 होता है, कंडक्टर्स के लिए के इंफिनिटी होता है, बाकी जितनी भी ब्रॉड कैटेगरी है 1 से लेके इंफिनिटी तक, वो सारे के सारे डाइलेक्ट्रिक्स में आते हैं। वो हमें वैल्यू गिवन होएगी, हमें वो याद नहीं रखनी। अंडरस्टूड सो फार? Yes, Yes, sir. sir. बच्चों ये ना जो मैंने अभी लिखा है ये बहुत काम आएगा आपके कंसेप्ट। बहुत अच्छा शॉर्टकट है कि जिस फॉर्मूला में जहां पे एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, आपने बस उसको के से मल्टीप्लाई करते जाना। ठीक है, इसको मैं यूज करके दिखाता हूं आपको। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एक कैपेसिटर के ऊपर डाइलेक्ट्रिक डालने से क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, वही कैपेसिटर वाले चैप्टर में ही आ रहा है, तो यहीं पे हम समझेंगे कि क्या इफेक्ट आएगा। तो बच्चों हमने पढ़ा था कि एक कैपेसिटर के अंदर मान लो ऐसे एक कैपेसिटर है, 2 प्लेट्स हैं, तो जब डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला था ये ग्रीन वाला, तो जो कैपेसिटेंस होएगी इसकी वो एप्सिलॉन नॉट A/D होएगी। Yes, sir. ठीक है, मैं बच्चों पहले आपको ड्राइव कराता हूं, फिर हम शॉर्टकट लगा देंगे। कि हमें ये देखना है बेसिकली कि कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट होगा। ये फिगर बना लो बच्चों। कौन? ओके, अब बच्चों कैपेसिटर के अंदर मान लो पहले जो फील्ड थी वो ई नॉट थी। ठीक है, Yes. डाइलेक्ट्रिक क्या करेगा उस फील्ड को? देखो ऊपर जो K हमने times फॉर्मूला of लिखा E naught K कर times देगा. कम कर देगा। 1/k टाइम्स ना। अच्छा, फील्ड को, हाँ, फील्ड को 1/k. डाइलेक्ट्रिक फील्ड को 1/k टाइम्स कर देगा। तो अब जो नई फील्ड है वो E0/k हो गई, और E0 क्या होता है? कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो Q/A एप्सिलॉन नॉट होती है, तो उसके Yes. साथ एक K नया लग गया। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? E इंटू डी, तो वो हो गया Yes. QD/K एप्सिलॉन नॉट। तो अब इसके बेसिस पे जो कैपेसिटेंस होएगी, कैपेसिटेंस क्या है? Q/Δ V। तो अब वो जो आप सब्स्टिट्यूट करोगे Q/Δ V, तो जो डेल्टा V का फॉर्मूला है हमारा QD/K एप्सिलॉन नॉट, तो ये सब कुछ कर कर आके बन गई K एप्सिलॉन नॉट A/D। तो पहले कितनी थी कैपेसिटेंस हमारी? सिर्फ एप्सिलॉन नॉट A/D। अब कितनी बन गई? K एप्सिलॉन नॉट A/D। तो मतलब जो कैपेसिटेंस है वो K टाइम्स हो गई। ठीक है, इस बात को बच्चों हम सीधा अपने शॉर्टकट से भी समझ सकते थे, जैसे मैंने आपको कहा था कि भाई जहां पर भी एप्सिलॉन नॉट है उसको K से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। मैं ये आपने इसका डिटेल्ड प्रूफ भी देख लिया कि ये कैसे है। तो इन शॉर्ट क्या हुआ कि जब हमने एक कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक डाला तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस K टाइम्स से बढ़ गई। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई बच्चों? जी सर.
वो जो सॉल्व सब कुछ वैसे ही करना है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, बस फर्क ये पड़ गया कि कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज कर दी। ठीक है, ओके सर। क्लियर नोट बच्चों? Yes, sir. अच्छा बच्चों, एक आपको याद है जब हमने कैपेसिटर शुरू में पढ़ा था तो मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाया था कि जब वो वर्क डन निकालना होता था, कि मैंने आपको कहा था कि बड़ा ध्यान रखना होता है कि जो वर्क डन है उसमें क्या गिवन है कि भाई आइसोलेटेड कैपेसिटर है, मतलब कि कैपेसिटर बैटरी के साथ कनेक्टेड है या फिर नहीं है। यस सर, Yes, sir. बताया Yes, sir. जिसमें मैंने आपको कहा था कि एक केस में Q कांस्टेंट रहता है और एक केस में V कांस्टेंट रहता है ना। यस सर। Yes, sir. उसी लाइंस पे हम अब एक कंसेप्ट पढ़ेंगे कि जो ऊपर अभी हमने पढ़ा, ये तो क्लियर हो गया कि कैपेसिटेंस जो है वो तो K टाइम्स हो रही है। ठीक है, हम बाकी क्वांटिटीज को भी पढ़ेंगे कि एक कैपेसिटर के केस में जब डाइलेक्ट्रिक डाला तो जो अलग अलग क्वांटिटीज हैं, जैसे ये एक सिचुएशन है। देखो बच्चों, क्या पढ़ना है हमें कि पहले एक कैपेसिटर था जिसपे चार्ज Q था, एरिया A था, सेपरेशन D थी। बाद में हमने उसके अंदर एक कोई डाइलेक्ट्रिक K डाल दिया। ठीक है जी, अब हम दो केस लेंगे। एक केस है कि जब हम डाइलेक्ट्रिक डाल रहे थे तो बैटरी को कनेक्टेड रखा। दूसरा केस है कि जब हम डाल रहे थे तो बैटरी को हमने डिस्कनेक्टेड रखा। राइट, तो हम ये देखेंगे कि ऐसा करने पर बच्चों हमारी जो अलग अलग क्वांटिटीज हैं उन पे क्या इफेक्ट है। सर आपकी स्क्रीन नहीं हाँ शेयर। हाँ हाँ, एक सेकंड। मैं पिछला लिखा हुआ एक बार रब कर रहा हूँ बच्चों, ताकि आप तो बच्चों हमने ना जो ये जैसे हमारी क्वांटिटीज हैं इनको फिल करना है कि भाई जैसे पहले चार्ज Q था, पोटेंशियल Q/C हो गया, कैपेसिटेंस हमें पता है एप्सिलॉन नॉट A/D है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है कि V/D है, या फिर Q/A एप्सिलॉन नॉट है। राइट, तो अब हमें बताना है कि डाइलेक्ट्रिक डालने से जो हमारी नई क्वांटिटीज हैं वो क्या क्या बनेगी। बच्चों कौन सी क्वांटिटी, एक तरह से हमने ये टेबल फिल करना है, कौन सी क्वांटिटी को लिखना बच्चों सबसे आसान है इन दोनों C. तरफ? सर सी को रखना सबसे ज्यादा C आसान को क्या होगा बताओ? K टाइम्स हो जाएगी। C तो KC. पक्का ही पता है कि K टाइम्स हो जानी है ना। यस सर।
तो वो तो हमने ऊपर सॉल्व कर ही दिया। तो ये कैपेसिटेंस हो गई हमारी k टाइम्स, इसमें कोई सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। ओके अब बच्चों याद करते हैं वो पुराना कंसेप्ट। खुशी बताओ, मैंने क्या बताया था कि जब बैटरी कनेक्टेड होती है तो क्या होता है, और जब बैटरी डिस्कनेक्टेड होती है तो क्या होता है? सर जब बैटरी कनेक्टेड रहती है तो फिर चार्ज सेम रहता है, पोटेंशियल सेम रहता है, हम्म, और जब बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाती है तो चार्ज कांस्टेंट रहता है। ओके युक्ता बताओ, ये ठीक बोला कि गलत बोला? युक्ता कुछ डिस्टर्बेंस है आपके एंड पे। आस्था बताना, क्या सही था या गलत था? सही था सर। सही था, राइट। सीधी बात है, बैटरी का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस देना, तो अगर बैटरी कनेक्टेड रहेगी तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, और जब बैटरी डिस्कनेक्टेड होती है तो क्या होता है, तब चार्ज सेम रहता है। तो बिल्कुल ठीक बताया था खुशी। तो अब हम इन टेबल्स में कौन कौन सी इंफो फिल कर सकते हैं? अब बैटरी कनेक्टेड वाले में हमें क्या पता चल गया V कांस्टेंट है। कि V V तो थे कांस्टेंट ही है, तो V तो सेम ही रहा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। और केस 2 में जब बैटरी डिस्कनेक्टेड है वहां पे हमें क्या पता Q चल गया? चार्ज Q Q कांस्टेंट, सेम। तो चार्ज सेम रहा, राइट। अब अगर ये कुछ इंफॉर्मेशन आ गई, इनसे हम बाकी लिख सकते हैं। जैसे अब केस 1 में अब मैं चार्ज कैसे लिखूं? Q is equal to CV CV, तो C dash ये V ने, dash CV हो जाएगा। नया चार्ज इंटू नया पोटेंशियल, वो क्या है? K नई times of कैपेसिटेंस CV। K इंटू, टाइम्स C इंटू V। तो ये बन गया के सी वी, मतलब कि के टाइम्स ऑफ क्यू बन गया। यस सर। तो मतलब केस 1 में जो चार्ज है वो के टाइम्स हो गया, केस 2 में जो चार्ज है वो सेम रहा, राइट। अब सिमिलरली हम केस 2 में पोटेंशियल लिख सकते हैं, कैसे? क्यू बाय सी, Q बाय C। क्यू डैश बाय सी डैश, तो क्यू डैश तो क्यू ही है, और सी डैश हो गया के सी। तो बताओ पहले से पोटेंशियल को क्या हुआ? V टाइम 1 बाय V टाइम K टाइम्स कम हो गई। हाँ, तो ये बन गया वी बाय के। ठीक है बच्चों, तो ये इस पे ना बहुत क्वेश्चंस आते हैं, यही ध्यान रखना होता है कि जैसे आप देख सकते हो कि किसी केस में कोई क्वांटिटी सेम रह गई, किसी केस में के से मल्टीप्लाई हो गई, किसी केस में के से डिवाइड हो गई, है ना। तो ऐसे ध्यान रखना होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? V by D। वी बाय डी, तो ये बन गया वी डैश बाय डी, तो ये तो वी बाय डी रह गया, तो मतलब सेम ही है इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। और सेकंड केस में अगेन वी डैश बाय डी, तो 1 वी by K डैश times हमने हो निकाल जाएगी। लिया, तो ये 1 बाय के टाइम्स हो गया। यहां बच्चों जो गलती कर सकते हो आप एक, अगर मैं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा फॉर्मूला यूज करूं, Q into E। जो क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट वाला फॉर्मूला होता है, उससे कैसे होगा? तब वहां पे Q डैश होगा तो K कैंसिल हो जाएगा। यस सर, एप्सिलॉन नॉट भी तो वो होगा, कम होगा। K टाइम्स ऑफ हाँ एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। हाँ, तो उससे भी निकाल सकते थे। उससे कैसे निकलता? आप ऐसे लिखते, जो भी चार्ज है क्यू डैश, बट अब सिर्फ एप्सिलॉन नॉट ए नहीं लिखना, के एप्सिलॉन नॉट ए लिखना, जो मैंने बताया था कि जहां भी एप्सिलॉन नॉट है वो के से मल्टीप्लाई हो गया, राइट। तो आप देखो, तो ये क्यू के बाय के एप्सिलॉन नॉट ए बन गया, तो ये के कट गया, तो ये क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए ही बन गया, which is nothing but E, isn't it?
तो Yes. किसी भी मेथड से Yes, sir. निकालो, आंसर वही बनेगा। ये वाले केसेस सबको समझ आ गए बच्चों? Yes, sir. ओके, अब ऐसे ही मुझे बताओ एनर्जी वाला फॉर्मूला, उसको क्या होगा? यहाँ पे हम हाफ CV स्क्वायर लेंगे क्योंकि V कांस्टेंट है, तो K टाइम्स हो जाएगी एनर्जी। तो इस केस में हमें यहां लगाना चाहिए हाफ C डैश V डैश स्क्वायर। मैंने ये क्यों लगाया बच्चों? क्योंकि यहाँ बैटरी कनेक्टेड है तो V कांस्टेंट है, तो वही वाला फॉर्मूला बेटर है लगाना। तो अब ये क्या बन गया? C डैश तो KC है और V डैश हमारा V था, तो ये हाफ KC V स्क्वायर बन गया। मतलब कितने टाइम्स हो गई एनर्जी? K times increase हो गई। K टाइम्स इंक्रीज हो गई। ऐसे ही दूसरी जगह पे क्या फॉर्मूला लगाएं? Q square by 2C। Q स्क्वायर Q- बाई 2C। Q डैश स्क्वायर बाय 2C डैश। अब Q डैश क्या था? वो तो सेम ही था, तो Q स्क्वायर बाय 2KC। तो ये कितने टाइम्स हो गई? Half times 1 बाय K टाइम। 1 by K। राइट? तो जब बैटरी कनेक्टेड है बच्चों, उस केस में K से मल्टीप्लाई हो गई एनर्जी, और जब बैटरी डिसकनेक्टेड है तो उस केस में एनर्जी K से डिवाइड हो गई। क्या ये बात समझ आई बच्चों? इन सारों को बच्चों अलग से याद रखने की जगह, ठीक है, थोड़े से शॉर्टकट फॉर्म में आप ऐसे याद रख सकते हो। अगर आप ध्यान से देखो, मतलब बिल्कुल सीधा शॉर्टकट नहीं है बट फिर भी लग जाएगा कि भाई जैसा हमें पता है कि कैपेसिटेंस तो पक्का K से मल्टीप्लाई होनी है, उसमें हाँ तो जी सर। सोचना ही नहीं। फिर अगली बात आती है कि हमें ये भी पता है कि जो बैटरी डिस्कनेक्टेड, जो बैटरी कनेक्टेड है तो कौन सी क्वांटिटी सेम रहनी है? V। और जब बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो कौन सी क्वांटिटी सेम रहनी है? Q। Q। इतना पता चल गया हमें। अब उसके आगे सोचते हैं। उसके आगे अगर आप देखो कि जो बैटरी डिस्कनेक्टेड वाले केसेस हैं, उन सब में क्या हुआ है? सारों में K से डिवाइड हुआ है। और जो बैटरी कनेक्टेड वाले केसेस हैं, उन सब में क्या हुआ है? K से मल्टीप्लाई हुआ है। यस सर। है ना? तो इस तरह से आप सीक्वेंशियली याद रख सकते हो कि सबसे पहले कैपेसिटेंस पता है वो सेम रहेगी, उसके बाद हमें पता है कि जो पोटेंशियल और चार्ज वाला रिलेशन है जो पहले वाला ही था, उसके बाद जो क्वांटिटीज हैं बैटरी डिस्कनेक्टेड वाले में K से डिवाइड हुई हैं और बैटरी कनेक्टेड वाले में K से मल्टीप्लाई। जैसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट के स्टेप्स करते थे, और द यूनिफॉर्म डेंसिटी। कौन से वाले केस? कौन से वाले जैसे steps? आपने बताया था कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है, तब भी करंट कांस्टेंट हो भी सकता है, नहीं तो उसके लिए हमने हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो वहां पे मैंने जैसे कहा था कि सबसे पहले करंट से स्टार्ट करो कि Yes, करंट sir. सेम रहता है और उससे आगे टर्म्स बनाओ, ऐसे ही यस इसमें, सर। है ना? यस सर। ओके, यहाँ पे बच्चों हम एक और भी बना सकते हैं केस, मतलब एक स्टेप बना सकते हैं। वो है कि बैटरी ने कितना एक्स्ट्रा चार्ज भेजा, जो कि बहुत आसान है। भाई पहले कितना चार्ज था? सिर्फ Q CV। था, बाद में हो गया KQ, तो बैटरी ने Yes, एक्स्ट्रा sir. कितना चार्ज भेजा होगा? K-1 into K-1 into Q। तो ये इन्फो भी हम लिख सकते हैं। ये इन्फो हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम फिर से एक वर्क डन वाला रिलेशन बना सकते हैं, और बिल्कुल वही बच्चों है आपको जो मैंने पहले भी लिखवाया था कि वर्क डन बाय बैटरी इज डेल्टा U प्लस डेल्टा E, Yes, sir. है ना? तो वही चीज यहाँ भी बन गई। यहाँ पे हमने बस एक और जनरलाइज कर दिया कि अगर साथ में
कि जो एजेंट मान लो डाइलेक्ट्रिक डाल रहा है, अगर उसने भी कोई वर्क किया है तो हमने वो भी ऐड कर दिया। तो वर्क एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा ई। वो पहले स्पेसिफाई किया होगा ना कि वर्क डन एक्सटर्नल हाँ, अगर कोई नहीं दिया हुआ तो फिर हम उसको 0 मान लेते हैं वर्क एक्सटर्नल। और वर्क डन बाय बैटरी हमारा QV से आ जाएगा, Q वो तो डेल्टा Q इंटू ई से आ ही जाएगा। यस सर। तो वे इस तरह लिख सकते हो ना, देखो अगर हम दोनों पे लगा दें ये एक्सप्रेशन कि वर्क एक्सटर्नल प्लस, इस केस में कितना चार्ज भेजा था बैटरी ने, K-1 Q, तो बैटरी का वर्क डन क्या हो गया, K-1 QE। और ऐसे ही मैंने राइट हैंड साइड पे भी लगा दिया। राइट हैंड साइड में ऑब्वियसली बच्चों वर्क डन बाय बैटरी तो आएगा ही नहीं, क्योंकि बैटरी तो है ही नहीं वहां पे, बैटरी तो डिस्कनेक्ट ही कर दिया हमने। तो इस तरीके से हम दोनों केसेस में डेल्टा ई निकाल सकते हैं। आप देख रहे हो जैसे डेल्टा यू को बीच वाले केस में कैसे लिखा है, के यू माइनस यू, क्योंकि यहाँ पे बाद में के से A मल्टीप्लाई हो टाइम्स गया। हो जाएगी। और सेकंड केस में राइट हैंड साइड वाले में u बाय के माइनस यू लिखा है, क्योंकि यहाँ पे k से डिवाइड हो गया था। सर ये फॉर्मूला याद करने की तो जरूरत नहीं है ना, नहीं, नो, वो तो अपने आप आप तो ही आ सिंपल, जाएगा। हाँ जो ऊपर वाला फॉर्मूला है रेड में जो लिखा है बस वो याद रखो। ये तो एक तरह से यस उसका सर। एग्जांपल हो गया। सर थोड़ा जूम आउट कर दो सर, सारा कॉपी कर लेंगे। एक मिनट बच्चों, यहाँ तक देखो पहले, यहाँ तक लिख लिया सबने? नहीं सर अभी नहीं। लिखो लिखो। डन।
हो गया सर। मुझे एक बात आप देखो, जैसे हम केमिस्ट्री में कहते हैं ना कि हर सिस्टम स्टेबल होना चाहता है। स्टेबल होने का मतलब क्या होता है कि वो अपनी एनर्जी कम करना चाहता है। यस सर। तो अगर हम उस कंसेप्ट को यहाँ पे लगाएं तो वी कैन सी कि जो केस 1 है, जो बैटरी कनेक्टेड रखी है, उस केस में तो डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर की एनर्जी बढ़ जाती है ना, वर्सेस जो सेकंड केस है जहाँ पे बैटरी डिसकनेक्टेड है, वहां पे उसकी एनर्जी कम हो रही है। यस। तो ये केस तो वो चाहेगा कि हो जाए, है ना, इसमें उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो खुद से ही करवाना चाहेगा कि उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डल जाए, राइट। तो क्या होता है कि अगर आप ऐसे एक आइसोलेटेड कैपेसिटर लो और उसके अंदर आप ऐसे डाइलेक्ट्रिक उसके पास रखो, तो डाइलेक्ट्रिक खुद ही उसके अंदर अट्रैक्ट हो जाएगा। यस सर। ठीक है, दिस इज सिमिलर टू, जैसे आपने देखा होगा, जैसे आप कभी कार के स्टीरियो वगैरह में जैसे सीडी नहीं डालते हम, क्या होता है, आप Yes, उसको sir. टच करो और सीडी खुद से अंदर चली जाती है। यस। यस सर। ये बिल्कुल वैसी चीज है, आइसोलेटेड वाला। हाँ जी। ठीक है, तो वो अट्रैक्ट हो जाता है। फ्रिंजिंग फील्ड। और ये क्यों अट्रैक्ट होता है बच्चों, इसमें मतलब क्या होता है कि एक कंसेप्ट होता है फ्रिंज इफेक्ट। मतलब ये क्या समझना है हमें कि वैसे तो हम कहेंगे कि फील्ड लाइंस तो सारी नीचे को हैं जो हम दिखाते हैं कैपेसिटर में, तो फिर हॉरिजॉन्टली कैसे अट्रैक्ट हो गया डाइलेक्ट्रिक। तो ये जो हॉरिजॉन्टल अट्रैक्शन का रीजन है वो ये है कि ऑल्दो हम दिखा तो देते हैं कि सारी फील्ड लाइंस वर्टिकल हैं, लेकिन रियलिटी पे जो एंड्स पे होती हैं वो कर्व्ड होती हैं फील्ड लाइंस। ये जो मैंने आप देखोगे कि जो ग्रीन लाइंस दिखाई हुई है ना कर्व, ये एंड्स वाली फील्ड लाइंस है। ये जो एंड्स पे फील्ड लाइंस हैं वो डाइलेक्ट्रिक को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि डाइलेक्ट्रिक अट्रैक्ट होता है सबसे पहले, और वो अट्रैक्ट होने का रीजन क्या है, फ्रिंज इफेक्ट। और इसकी डिटेल में नहीं जाना, बस एक थ्योरेटिकल नाम पता होना चाहिए हमें कि हाँ फ्रिंज इफेक्ट कुछ होता है। तो बच्चों क्या कराता है फ्रिंज इफेक्ट, क्या समझ आया? वो बेसिकली फील्ड लाइंस को बेंड करा देता है एंड्स पे, जिसके कारण जब डाइलेक्ट्रिक पास में आते हैं तो वो अपने आप अट्रैक्ट हो जाता है। फ्रिंज इफेक्ट है, मतलब जो फील्ड लाइंस बेंट हैं उसको फ्रिंज इफेक्ट कहते हैं, और उस कारण से होता क्या है कि डाइलेक्ट्रिक अट्रैक्ट हो जाता अट्रैक्ट हो जाता है। है। ठीक है, सर फ्रिंज है उससे कहते हैं। फ्रिंज का मतलब है कर्व्ड फील्ड लाइंस। फ्रिंज इफेक्ट का मतलब क्या है, कर्व्ड फील्ड लाइंस। कर्व्ड फील्ड लाइंस हैं उसे हम फ्रिंज इफेक्ट कहते हैं। हाँ, और उससे हुआ क्या कि डाइलेक्ट्रिक अट्रैक्ट हो गया। हाँ कर्व्ड फील्ड लाइंस हैं उसे हम फ्रिंज कहते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। ओके सर। तो ये कंसेप्ट बच्चों आया नहीं है आज तक नीट में, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। तो इसलिए आ सकते हैं। हाँ हाँ, आ गया बच्चा समझ यहाँ तक? हाँ जी। ये नोट कर लिया? यस सर। यस सर। ओके, तो बच्चों यहाँ पे हमने देखा था कि जैसे जब हमने कैपेसिटर के अंदर पूरा डाइलेक्ट्रिक भर दिया था,
तब तो हमें पता है कि जो कैपेसिटेंस है वो k टाइम्स हो गई थी, राइट। अब हम पढ़ेंगे कि अगर हमने पूरा नहीं भरा, मान लो पार्शियल भरा है, तो कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट आता है, ठीक है। तो इसके 2-3 केसेस हैं जो हमें पढ़ने होते हैं। टॉपिक का नाम लिखो पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक्स। सर हो गया। इसके वजह मतलब कुछ केसेस हैं कि हमने पार्शियली फिल किया है, बट वो पार्शियल में कैसे, मतलब ऐसे नहीं कि किसी भी तरह भर दिया, कुछ पर्टिकुलर तरीके हैं। तो यहाँ सीधा रिजल्ट ही याद रखने हैं हमें। तो पहला केस है बच्चों इस तरीके का कि जहां पे हमने एरिया तो पूरा यूज किया बच्चों, लेकिन जो डेप्थ है वो डेप्थ पूरी नहीं यूज की। मतलब बस बीच में, अगर जैसे डेप्थ d है तो बीच में बस हमने किसी सिर्फ t थिकनेस में डाल दिया, यस सर। ठीक है। तो मान लो t थिकनेस में कोई डाल दिया, बाकी में कोई और डाल दिया, इस तरीके से हमने कर दिया। सर समझ नहीं आया, एक बार और बता दो ये वाला। जो हमने पिछला केस किया था, जब हमने कहा था कि कैपेसिटेंस k टाइम्स हो गई, तब तो हमने क्या किया था कि दोनों प्लेट्स को ये जो जगह थी वो सारी भर दी, ठीक है। ओके सर। अब हम कह रहे हैं कि हमने सारी नहीं भरी, उसका थोड़ा सा पार्ट भर दिया बीच में से, ओके सर। जिसको ब्लू दिखाया हुआ है मैंने, ठीक है। तो Yes, यहाँ पे sir. बच्चों ध्यान रखना कि एरिया पूरा यूज किया है हमने, ठीक है। एरिया वही है जो प्लेट का था, बस जो बीच में गैप है वो डेप्थ पूरी नहीं है। ओके सर। तो इस केस में जो रिजल्ट बन जाता है बच्चों, ये आप मतलब सीधा विदाउट प्रूफ याद रख सकते हो, वो ये है जो रेड में लिखा है कि एप्सिलॉन नॉट a अपॉन T1 by K1 प्लस T2 by K2 एंड सो ऑन। कि मतलब अगर K1 आपने T1 थिकनेस का डाला था, K2 आपने T2 थिकनेस का डाला था एंड सो ऑन। और जो इसकी सर इंटीग्रल में, हाँ सर पूरी डेरिवेशन ही कॉपी करनी, ओनली रिजल्ट कॉपी हाँ करना? सिर्फ रिजल्ट लिख लो। हाँ ओके सर, वो डायग्राम दिखा दो। तो यहाँ पे T1 T2 क्या है बच्चों, थिकनेस। रिटर्न बच्चों। यस सर। अगला केस होता है बच्चों इस तरीके का, जहां पे आपने अब एरिया पूरा नहीं यूज किया, डेप्थ पूरी यूज की है, मतलब पूरी थिकनेस में तो भर दिया, लेकिन एरिया कुछ कम यूज किया। तो आपको केस 1 और केस 2 में फर्क समझ आ रहा है? केस 1 में फैला पूरा हुआ है लेकिन वैसे पतला है। केस 2 में क्या हो रहा है, फैला कम हुआ है लेकिन नीचे तक सारा भरा हुआ है। इसमें एरिया डिफर कर गया।
हाँ, इसमें एरिया डिफरेंट हो गया, डी सेम है। यस सर। तो इस केस में जो रिजल्ट बन जाता है वो ऐसे बन जाता है, एप्सिलॉन नॉट बाय डी इंटू K1A1 प्लस K2A2 एंड सो ऑन। सर अगर हमने सर बोलो। सर अगर हमने कोई डाइलेक्ट्रिक मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये दो प्लेट्स हैं नॉर्मल, और इसके बीच में सिर्फ हमने ये के मतलब ऊपर वाले केस में, फर्स्ट वाले केस में सिर्फ एक हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया जैसे आपने बोला, तो बाकी दोनों केसेस में जो हम T1/K1 लेंगे उसमें K की वैल्यू कैसे वेरी करेगी? मतलब कुछ डाला ही नहीं, सिर्फ एयर है। फिर वो 1 ही ले लेंगे ना वैक्यूम समझ के। हाँ हाँ बिल्कुल। तो अगर आपने सिर्फ एक ही डाला है तो इसका मतलब क्या है, बाकी जगह में एयर है। यस तो सर। उसका K1 ले लोगे। सर Yes, कैसे, sir. क्या कह रही है? जैसे क्वेश्चन ये था कि जैसे मान लो ये वाला फॉर्मूला है T1/K1 प्लस T2/K2। यस तो सर। अब अगर मान लो आपने सिर्फ T1 में तो डाल दिया कोई K1, बाकी का कुछ डाला ही नहीं, तो कुछ नहीं डालेगा मतलब क्या है कि वहां वैक्यूम है। यस तो सर। वैक्यूम का K क्या होता है 1। ओके सर। तो फिर जहां पे कुछ नहीं है वहां पे K1 डल जाएगा बस। ओके सर। लिख लिया बच्चों? यस सर। यस सर, लिख लिया। अब तीसरा केस होता है बच्चों कुछ ऐसा, मतलब ये जो इसका एक तरह से जो सबसे कॉम्प्लेक्स केस हो सकता है वो है कि जहां पे आपने मान लो कि कंबाइन ना कर तो दिया इन दोनों केसेस को। हाँ इन दोनों केसेस को कंबाइन कर दिया, जहां पे ना तो आपका ऐसा है कि एरिया सेम है, ना ऐसा है कि डेप्थ सेम है। तो एक तरह से सोचो कि हमने 4 डाइलेक्ट्रिक डाल दिए, ठीक है। जो प्लेट्स हैं वो ऊपर है, वही मतलब जैसे पहले थी। ये ऊपर नीचे प्लेट्स हैं, उसमें आपने 4 डाइलेक्ट्रिक डाल दिए। आपको सबका एरिया दिख रहा है, सबकी थिकनेस दिख रही है, ठीक है। अब ऐसे केस में बच्चों क्या करना होता है, देखो एक बात ध्यान से समझना। आप ऐसे सोचो कि आपके पास 4 कैपेसिटर बन गए, हाँ जी सर। ठीक है। तो जैसे जो सबसे लेफ्ट वाला है वो क्या बन गया, K1 के करस्पॉन्डिंग जो कैपेसिटर बनेगा वो क्या बन जाए। ए एप्सिलॉन नॉट बाय तो डी। एक तो K1 एप्सिलॉन नॉट, उसका एरिया क्या है A1, और वो कितनी थिकनेस में T1। T1। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो कैपेसिटेंस है वो ऐसे लिख दी। ऐसे हम चारों के करस्पॉन्डिंग लिख सकते हैं कैपेसिटेंस। यस सर। यस सर। अब जो समझने वाली बात है वो ये है कि सर रिपीट करियो क्या कि मैं आया K1 आइटम। K1 मान लो एक कैपेसिटर है जिसमें K1 डाइलेक्ट्रिक डला हुआ है। आप K1 को एक पूरा कैपेसिटर समझ लो, तो कैपेसिटेंस क्या होती है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। एप्सिलॉन नॉट जो है वो K से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यस सर। उसी का एरिया ले लिया मैंने A1 और उसी की थिकनेस ले ली T1।
ठीक है, आया समझ यहाँ तक यस सर। कि हर पार्ट को अलग अलग कैपेसिटर बना लेंगे हम। अब जो सोचने वाली बात है मेन वो ये है कि देख के ऐसा भी लग सकता है आपको कि K1 K2 पैरेलल में है, K3 K4 पैरेलल में है और K1 K3 सीरीज में। और वो आपस में सीरीज में हो गए। यस सर। यस सर। और हम ऐसे भी सोच सकते थे कि हम कहते हैं कि K1 K3 सीरीज में, हाँ जी सर। K2 K4 सीरीज में यस सर। और वो आपस में पैरेलल में, यस यस सर। सर। है ना। दोनों ही थॉट्स माइंड में आ सकते हैं यस सर। हमारे। तो यहाँ पे जो बात याद रखनी है बच्चों, और जिस कारण से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन दोनों में से एक ठीक है। वो ठीक कौन सा है कि जब आप कहते हो कि C1 C3 सीरीज में, C2 C4 सीरीज में और वो आपस में पैरेलल। यस सर। मतलब जो लेफ्ट वाला केस है वो गलत है, जहां पे हम मतलब C1 C2 को पैरेलल में बोल देते। सर वो तो हम कर मतलब हमें C1 और C3 को तो करना ही पड़ेगा ना सीरीज में, क्योंकि एंड टू एंड कनेक्शन बन रहा है। हाँ बिल्कुल। यस सर। वही गलती हो सकती थी ना कि हम ऐसे सोच लेते कि भाई C1 C2 जो है वो पैरेलल में है कि उनके सेम एंड पॉइंट्स हैं, ओके समझ गई। लेकिन वो एंड पॉइंट सेम होता नहीं है क्योंकि उनके बीच में तो कोई मेटल प्लेट नहीं है ना। मेटल प्लेट तो सिर्फ एंड में ही लगी हुई है नीचे। यस सर। इसका अभी हम एग्जांपल लेते हैं बच्चों, उससे और क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट। सर ये आया था ना नीट में, जिसमें फिर यहाँ पे कुछ गलती हो गई थी क्वेश्चन में, ये मैं वही फिर कह रहा आटा हूँ कि आ ये गया था और उन्होंने यही हाँ किया था जो अभी आपने क्रॉस लगाया है। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन मतलब ना बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये मोस्टली जहाँ पे भी आया है मतलब वहाँ गलती आया है, फिर बाद में हमेशा बोनस करेक्ट मिल होता है। गया। हाँ जैसे बच्चों ये एग्जांपल देखो नीचे वाला, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। सर ये सॉल्व कर रहे हैं अभी? हाँ ओके सर। ये ऐसे 3 कैपेसिटर डले हुए हैं बच्चों, या 3 डाइलेक्ट्रिक डले हुए हैं। आपने इसकी कैपेसिटेंस निकालनी है अरेंजमेंट की।
सर आंसर चैट बॉक्स में भेजना है। हाँ चैट में भेज दो, ओके सर। चाहे आप सिर्फ फ्रैक्शन भेज दो, मतलब जिसके साथ, मतलब कोई नंबर होगा ना जिसके साथ एप्सिलॉन नॉट a by d यस आएगा, सर, वो भेज देते वो हैं। नंबर। हाँ सर बता दो ठीक है या नहीं। एक सेकंड। सर गलत है, सर गलत है। एक मिस्टेक हो गई, सॉरी। नहीं निखिल, गलत है। अच्छा गलत है, भवरीत गलत है। सर अब देखना। अब भी गलत है। भाई, ध्यान से सॉल्व करो, बस डेली मिस्टेक्स कर रहे हो आप लोग। सर यस। सर आपने कभी कुछ बोला है, मेरे को आवाज नहीं आ रही थी आपकी। मैंने एक बोला था अभी, जो आपने आंसर लिखा है वो गलत है। अभी तक किसी ने भी ठीक भेजा नहीं है। हाँ रश्मिंदर, सर भेज दिया। गुरसीरत, अब ठीक है। हाँ वो सिली मिस्टेक कर दी थी सर, बहुत ज्यादा। सर कॉमन लिया था और फिर वो किया ही नहीं मैंने।
हम ठीक है। सर एक जनरल बात पूछनी थी, डाउट आ रहे हैं सर, हम्म, मतलब कंक्लूजन आ रहे हैं दिमाग में। क्या होगा? सर एक बार सेकंड केस देखना, ऊपर जो आपने अभी कराया था। हम्म, तो सर जैसे अगर यहाँ पे हमने के मतलब कांस्टेंट के परमिटिविटी का वो डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, राइट? तो सर अगर यहाँ पे कोई और डाइलेक्ट्रिक्स डाले ही नहीं और उसको हमने एयर की तरह ही ट्रीट कर लिया, तो सीधा उसकी K1A1 मतलब KF(ln(0/d) हो जाएगी। और अगर ऐसा एक और डाल दिया तो ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे ना। एक और अगर K1 उसका डाल दिया तो वो दोनों इसका मतलब पैरेलल में हो गए। तो बिल्कुल। AF(ln(0/d) एक तो होगा ही होगा, साथ में K1 हो जाएगा और प्लस हाँ K2। हाँ, उसी से ही आया ये, पैरेलल लेके ही डिराइव हुआ है। अच्छा पैरेलल है कि वो है? ठीक है। हम्म, देखो बच्चों, ने उसके बाद भी गलती भेजे हैं ना। हाँ, सी। देखो बच्चों, सबसे पहले हमें क्या समझना है, इस तरीके से हमें दिया हुआ है 3 4 और यहाँ 2 है। ठीक है, हमारे माइंड में पहला थॉट आएगा कि चलो एक मैं C3 को लिख देता हूँ एज K हो गया 3 ε0, उसका एरिया है A/2 और उसकी थिकनेस है 2D/3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये बन गया 9 ε0A/4D। ऐसे ही मैं C4 लिख दूंगा, उसमें 4 ε0A/2 ओवर 2D/3 डल गया, तो ये बन गया 3 ε0A/d। यहाँ तक कोई डाउट बच्चों? नो सर। है ना। अब ये सोच रहा था, अब आगे सोचना है वही सीरीज पैरेलल वाला, कि क्या हम 3 और 4 को पैरेलल में कह सकते हैं? नहीं। नहीं, जो हमने ऊपर सीखा, जैसे 1 2 को पैरेलल में नहीं कह सकते थे, ऐसे ही यहाँ पे हम 3 4 को पैरेलल में नहीं कह सकते। तो फिर अब क्या तरीका होगा, कैसे इस क्वेश्चन वाला ही कंसेप्ट लगाया जाए? 2 को तोड़ दो। हाँ, उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 को ऐसे तोड़ देंगे, तो हमारे पास फिर से एक तरह से 4 ही बन गए। यस सर। तो मान लो इस एक को मैंने C1 बोल दिया, इस एक को C2 बोल दिया। अब C1 क्या हो गया, 2 ε0। अब इसका एरिया क्या है, A/2, और एक कितने गैप में है, D/3। D/3 में। तो ये बन गया 3 ε0A/d। और C2 भी सेम ही आएगा। तो अब हमारे पास 4 बन गए। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर क्या कंसेप्ट लगाना है? वही जो हमने ऊपर वाले केस में लगाया था, C1 C3 C1 और सीरीज, C3। C2 हाँ। C4 सीरीज आपस में पैरेलल। हाँ, तो Yes, ये sir. अब ऐसे है, ये सर्किट है इसका, C3 C1 सीरीज, C4 C2 सीरीज और आपस में पैरेलल। इसको जब आप बच्चों सॉल्व करोगे, यू विल गेट 39 ε0A/14D। Yes, sir. ओके सर। ठीक है।
वो क्वेश्चन आपको जान के दिया उसी तरह जाएगा ताकि आप ये गलती करो कि आप 2 3 4 को पैरेलल में लेके 2 के साथ सीरीज में ले लो। ठीक है, यही कर रहे थे सर। ठीक है, चलो अब बिल्कुल ऐसे ही ये वाला एक ट्राई करो। बस यही है और कुछ हाँ। नहीं है सर। ना फेक डाला हुआ है हमने बीच में। सर बहुत अजीब सा आंसर आ रहे हैं। हाँ, के की टर्म्स में आएगा, थोड़ा तो अजीब है आंसर। मतलब है ना। हम्म निखिल गलत है। तो सबसे पहले ये बताओ मुझे, यहाँ पे कितने कैपेसिटर्स में ब्रेक करना पड़ेगा? 4। 4 में। सक्षम सर मेरा गुरसीरत, आंसर ठीक है। सर। कर लो। हाँ ठीक है, सक्षम और गुरसीरत। हाँ, यहाँ पर भी 4 में ही ब्रेक थैंक यू होगा सर। बच्चों। ये देखने में ऐसा लग रहा है कुछ है ही नहीं, बट ये भी एक तरह से 4 कैपेसिटर हैं यहाँ भी। जो मैंने डाउट पूछा था वही क्वेश्चन आ गया सर। हाँ वरिंदा, ठीक है। सर बाकी 3 एरियाज को नहीं ले सकते हम एयर? हाँ मतलब जो 3 कैपेसिटर्स बनेंगे बाकी वो एयर वाले ही बनेंगे। यस सर, और ये एक 4th जिसको हम हाँ 3rd नंबर देंगे ऊपर से। बिल्कुल बिल्कुल। आस्था ठीक है, हर्ष ठीक है। तो यहाँ पर भी बच्चों क्या होगा?
वैसे 4 बनाओगे, इन 3 में तो k 1 ही है, यस इसका सर। k है, तो ये 4 बन के है वही ऊपर वाला ही कि लेफ्ट वाले 2 सीरीज में, राइट वाले 2 सीरीज में और आपस में। यस सर। सर अगर ऊपर वाले क्वेश्चन में जो K2 वाला डाइलेक्ट्रिक था, अगर उसके साथ ही सीरीज में एज अ एक और डाइलेक्ट्रिक होता तो हम उसे कैसे तोड़ते? मतलब आप कह रहे हो कि मतलब ऊपर वाली लाइन से ना होता, कहीं अलग से टूटा होता? मतलब सर जो K2 डाइलेक्ट्रिक है उसके साथ एक और डाइलेक्ट्रिक रखा होता। नहीं, K2 तो हमने कह दिया ना कि पूरे एरिया में ही भरा हुआ है। या अगर उसके नीचे फिर? अगर तो उसके नीचे होता वो तो फिर पैरेलल में आ ही जाता, सर मतलब उसको भी तो सीरीज में ही लेंगे अगर हाँ K2 वही तोड़ के पहले, मतलब आप शायद ऐसे कह रहे हो अगर कि हाँ मतलब उसको भी 2 पार्ट्स में तोड़ देते हैं। हाँ हाँ वो भी 2 में टूटता, मान लो ऐसे है ठीक है सर, आगे समझ फिर ना, तो वो भी ऐसे ही 5 टूटता। हो हाँ जाते हैं सीरीज में हाँ और वहां से 2 4 6 फिर मतलब आपस में पैरेलल। हाँ मतलब याद ये रखना है बस हमेशा कि काटना प्लेट्स के परपेंडिकुलर है हमेशा, कि हमेशा पहले सीरीज आएगा फिर पैरेलल आएगा, है ना। यस सर। हाँ बच्चों, सबको क्लियर हो गए कंसेप्ट? बोलो भाई, सबको हो गया क्लियर? हाँ जी यस सर। सर। ठीक है, चलो आपने अब होमवर्क में बच्चों इसका 0 1 का F पार्ट करना है, ठीक है। ओके सर। चलो, और बाकी कल हम एक्सरसाइज 2 डिस्कस करेंगे करंट रेंट इलेक्ट्रिसिटी की। वाली। हाँ ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है बच्चों, ओके। बाय सर।